हेलो। हाँ सपना। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ सपना, क्या हाल चाल है बेटा? सर बढ़िया है। क्या कुछ पूछना चाह रही थी क्या? हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया पर आपने रिसीव नहीं किया, फिर आपने टाइम दिया, मैंने किया था तो आपका स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने कहा चलो अब टाइम ही नहीं है सर अरे को तो। एक्चुअली में इतना फोन आता है कि हम क्या बताएं, समझ ही नहीं आ रहा हाँ किसका सर, आता है। अब आपको परेशान करते हैं हम लोग। नहीं, परेशान नहीं होता हूँ, एक्चुअली में बिजी होता हूँ तो फिर और कोई बात नहीं है। हाँ सर, मैं समझ सकती हूँ। बताओ, कुछ ऐसी नॉर्मल बात हो तो सर बस ये बताओ कुछ। पूछना था कि जैसे झारखंड में सर झारखंड के सिलेबस में सॉल्यूशन भी नहीं है ना, और सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम भी नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें तुम्हें जो है उसमें ऐसा करता हूँ, एक काम हाँ। कर देता हूँ। तुम्हें उसमें तुम मुझे रिक्वेस्ट मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक बैच मेरा चल रहा है तो उसमें तुम्हें जोड़े दे रहा हूँ। उसमें वीडियो हम्म। रिकॉर्डिंग सब पढ़िए, आराम से रोज देखो। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलेगी, दौड़ेगी रिकॉर्डिंग। ओके सर। ठीक है। ठीक। ठीक है। चलिए भैया, माइक ऑफ करिएगा सभी लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आपका कोई बैच में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट यस पढ़ाया सर। है। हम्म। एक सप्ताह है सर, अगर हो तो अगर देखते हैं, करूंगा कुछ करूंगा देख लेते हैं, देखता अगर समझ आता तो। हूँ, दे दूंगा ओके। रिकॉर्डिंग। स्क्रीन शेयर हो गई है, बताइए। यस सर। ठीक। देखिए, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीमर। और पॉलीमर के बाद हम लोग आपसे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो इसी वीक में ये दोनों टॉपिक फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग, जब ये ऑर्गेनिक में मेन मेन पार्ट हो जाए, स्पेक्ट्रोस्कोपी और पढ़ाऊंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने के बाद फिर जो है एक टेस्ट मैं लूंगा परसों। कल नहीं, परसों एक टेस्ट लूंगा। बीच में अभी टेस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा पढ़ाई ढील जाएगी। तो ऐसा करता हूँ कि आपका सर कंबाइंड लेते हैं ना सर, कोई चैप्टर? कंबाइन ही डालूंगा। एक टेस्ट कंबाइन मतलब जिसमें हो सकता है कोई चीज ना भी पढ़ाई हुई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन इससे नजरिया लग जाएगा कि हमने पेपर एक बनाया है जो 100 क्वेश्चन का है, और वो 100 क्वेश्चन का नॉर्मल पेपर है जिसमें सभी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। तो एक वो टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा, लेकिन आपको ये जरूर पता लगेगा कि 100 क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं, 100 क्वेश्चन के समय कितना देना चाहिए। ये सब चीजें आप सीख जाएंगे, ठीक है ना? दूंगा आपको परसों। तो परसों जो है आपकी टेस्ट की टाइमिंग 8 से 10 रहेगी। परसों आपकी टेस्ट की टाइमिंग 8 से 10 रहेगी, अभी बता दिया है। और रेडी रहिएगा। कॉमन टेस्ट होगा। इसमें वो चैप्टर भी हो सकते हैं जो हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना पढ़ाया हुआ भी हो, तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम वही आएगा जो पढ़ाया हुआ है। फिर भी बाई चांस क्वेश्चन बनाते समय मान लीजिए कोई एक आध क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे, तो ऐड करूंगा मैं। टॉपिक है हमारा आज का, स्क्रीन शेयर हो गई होगी शायद। टॉपिक है हमारा आज का पॉलीमेराइजेशन, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे हम इससे। पॉलीमेराइजेशन से 2 क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे। ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। चलिए देखिए क्या होता है
कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल वर्ड है ये खुद इंडिकेट करता है कि हाई मॉलिक्यूलर मास, मैक्रो मीन्स बड़े मॉलिक्यूल, जब बड़े मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर हाई मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ये भी तय है। और जब छोटी छोटी यूनिट कंबाइन करती हैं, जब मोनोमर आपस में कंबाइन करती हैं तो बनता है आपका पॉलीमर, तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे एक डेफिनेशन बोलूं कि व्हेन स्मॉल यूनिट्स that is monomers combine together to form a long chain compound called polymer, and this phenomena is called polymerization. poly मतलब मैनी होता है और मीरोज मतलब होता है पार्ट, यानी अगर मैं तोड़ना चाहूं पॉलीमर को तो पॉलीमर को तोड़ता हूं पॉली में, देखो सपना पॉली में, पॉली का मतलब होता है मैनी और मीरोज का मतलब होता है पार्ट्स। तो इसका मतलब हुआ जब बहुत सारे पार्ट एक में, मेरी वॉइस आ रही ना, बहुत सारे पार्ट एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। तो दैट इज वी कैन से दैट कि अगर मान लो ये हमारे पास में इथाइलिन है जिसे हम लोग इथीन बोलते हैं, और इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन करते हैं तो बन जाता है, आपको पता होगा, आप घर पे यूज करते हो, आजकल खूब यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन, है ना। पॉलीइथीन तो मिला के बोल दिया गया पॉलीथीन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पॉलीथीन क्या है, बता सकते हो? ये पॉलीमर है, किसका है पॉलीमर किसका है? ये इथिलीन या इथीन का, इथीन का पॉलीमर बोला जाता है। तो इस बात का, जैसे विनाइल क्लोराइड को मिला दो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। अब विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल डालना चाहूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा विनाइल क्लोराइड हो गया। इसके N मॉलिक्यूल ले लिए, ये हो गया विनाइल क्लोराइड हो गया। इसके N मॉलिक्यूल हमने लिए और बना दिया पॉलीविनाइल CH, यहाँ मैं Cl लगा लेता हूँ, और ये PVC बन जाती है, जिसके पाइप बनाए जाते हैं, जिसके जूते की सोल बनाई जाती है, जिससे प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल PVC के बनते हैं। तो ये कहलाता है आपका पॉलीमर। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूं कि ये पॉलीमर क्या है तो आप बता सकते हो कि पॉलीमर इज अ कंपाउंड which is formed by the repetition of the monomers under the high pressure and high temperature। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पॉलीमर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पॉलीमर की अगर मैं बात करता हूं तो मेनली आपको दो तरीके के पॉलीमर मिलेंगे। एक कौन से मिलते हैं? एक होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर। तो यहां पर लिख देता हूं हेडिंग टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ए पार्ट हो गया होमोपॉलीमर और दूसरा हो गया आपका बी पार्ट, चलिए बाद में लिखेंगे कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर बताएगा कोई? व्हाट इज होमोपॉलीमर? जो एक ही तरह के यूनिट से मिलके बनता है। Only one type of monomer, sir. Join together to form the polymer. सिंपल एक लाइन में लिख देता हूं, कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है ना सूरज? सेम टाइप ऑफ Yes. मोनोमर यूनिट। अगर आप लोग साथ दे दोगे, थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहोगे तो ये पॉलीमर आज ही फिनिश कर दूंगा। कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ द मोनोमर यूनिट, तो ये हो गया पॉलीमर। जैसे कि अगर मैंने, माइक ऑफ कर लो, आज मुझे सुनते रहो, इजी टॉपिक है और आपका ये कंप्लीट भी आज ही हो जाएगा अगर ईश्वर चाहेगा तो। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिया, ये मैंने बनाया आपका इथीन से पॉलीथीन, तो इसका मीनिंग हुआ ये हमारा होमोपॉलीमर में चला गया। ऐसे ही मैंने अभी विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल भी लिखा था, विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल भी इसी कैटेगरी का है N, और यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Cl और यहाँ पर होल N डाल देता हूँ। ये भी PVC भी इसी का एग्जाम्पल है,
इसी तरीके से पॉलीथीन भी इसी का एग्जाम्पल है। ये सब होमोपॉलीमर हैं। कारण आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि सेम टाइप की यूनिट से मिलकर बने हैं, इसलिए ये होमो आते हैं। अदरवाइज ये आइडेंटिकल लिखना, सेम लिखना, जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो लिख देना। अब अगर मैं बात करता हूं कोपॉलीमर की, तो यहां पर बी हेडिंग बना लेता हूं, बी हेडिंग बना लेता हूं कोपॉलीमर, यानी कोपॉलीमर। अब इसमें यूनिट जो होंगी मोनोमर की वो कोपॉलीमर और कोपॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। इसमें डिफरेंट यूनिट्स होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि नाइलॉन 66 जो होता है वो कोपॉलीमर यानी कंटेनिंग सेम टाइप की जगह हो जाएगा कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देता हूं कंटेनिंग 2 different types of monomer यूनिट्स। अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें एग्जांपल देता हूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने यही दिखाई दे रहा है। NH2 मैंने लिया है, यहां पर मैं CH2 लेता हूं, इसका होल हेक्साइथिलीन डायमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। वेरी गुड, नाइस। ये मैंने कंपाउंड लिया, लेकिन मैं इसे लिखने के तरीके को थोड़ा बदलूंगा। H इधर लिखूंगा, H इधर लिखूंगा, इधर भी थोड़ा तरीका बदलूंगा, H सामने लिखूंगा समझाने के पर्पज से, H इधर लिखूंगा। ये दोनों मैंने लिए, इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। बोलो डाइएमीन लिख दूं, डायमीन। और एक कैप्रोलैक्टम होता है सर। नहीं नहीं, रुक जाओ, नहीं, एडिपिक एसिड होता है। अच्छा हाँ, एडिपिक एसिड। कैप्रोलैक्टम अलग होता है। हाँ, वो रिंग वाला में। ये हो गया आपका CH2 और एडिपिक एसिड बना दिया, होल 4 C डबल बॉन्ड O, OH मैंने लिया। इसका नाम हो गया आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड हो गया। इसके भी N मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो यहाँ से N वाटर के मॉलिक्यूल आप रिलीज करा देंगे। देखिए ये मैंने N वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा दिया। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का भी एग्जांपल है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पर हो गया होल 6 हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो अभी तक आपने नहीं बोला है और PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहलाता है कंपाउंड नाइलॉन, नाइलॉन 6,6। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया इसके अंदर है कि इसके अंदर आपने देखा होगा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि ये एमाइड लिंकेज भी बोली जाती है या पेप्टाइड लिंकेज भी बोली जाती है। जो CONH बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एमाइड की कैटेगरी में आता है। ये एमाइड का पॉलीमर बोला जाता है। जैसे कोई एस्टर का होता है, कोई एमाइड का होता है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नीचे ऑप्शन फार्मूला नहीं देंगे, नीचे देंगे नाइलॉन 66, डाइक्रॉन, पॉलिस्टर, ऐसे दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। तो आपको साहब बताना पड़ेगा ये किसका एग्जाम्पल है। तो अब याद रहेगा किसका एग्जाम्पल है ये एमाइड का एग्जाम्पल है। और नाइलॉन में जो 6,6 की यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है कि 6 कार्बन की यूनिट बार बार आपको हाँ रिपीट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 6,6। ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और बढ़िया सा देना चाहो तो आपको ब्यूटा 1,3 डाइईन दिखाई दे सकता है। यहाँ बना देता हूँ, ब्यूटा 1,3 डाइईन ऐसे लिख लीजिए। ब्यूटा 1,3 डाइईन ये इसे बोला जाता है। इसे आप मोनोमर मान सकते हैं, भाई मान क्या सकते हैं, यूज करेंगे हम लोग। एक कंपाउंड स्टाइरिन ले लीजिए और स्टाइरिन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटर तरीका यही कि आप ऐसे लिखें स्टाइरिन को। ये मैंने यहाँ बेंजीन लटका दिया, ये आपने स्टाइरिन बना दिया। अब होता क्या, ये बॉन्ड इसमें चला जाएगा, ये बॉन्ड इसमें चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके भी N मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसके भी N मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसको हमने बोला स्टाइरिन बोला, इसको बोला ब्यूटा 1,3
डाइईन बोल दिया। तो अब क्या हुआ, इन दोनों ने जब कंबाइन किया तो ये सब लगा दो एक दूसरे में। अब यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कंडेंसेशन यहाँ नहीं हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसे चला जाएगा, एक बॉन्ड एडिशन पॉलीमराइज, ये एडिशन हो एडिशन रहा है, पॉलीमराइज। लेकिन ये एडिशन के बाद भी एक एग्जाम्पल किसमें चला गया, कोपॉलीमराइजेशन में चला गया। और इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस रहती है, ये हो गया ब्यूना एस। तो ये आपका ब्यूना एस रबर कहलाता है, ब्यूना एस रबर कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ब्यूना एस रबर, है ना, पॉलीमर में आती। बाकी अब बताएंगे आपको, आगे भी इसके एग्जांपल्स बताएंगे। इस तरीके से आपने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब एक क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन लिख देते हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन लिख लीजिए। तो सबसे पहले ओरिजिन में, अब इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा लिखूंगा नहीं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, उसके बाद होता है सी पार्ट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब मुझे ये बताइए कि जो नेचुरल पॉलीमर है, पता ही नेचर से मिलता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल, जैसे प्रोटीन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, गम हो गया, रेजिन हो गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, जैसे अब एग्जाम्पल देना चाहूं तो प्रोटीन का एग्जाम्पल दे सकते हो, सिल्क का एग्जाम्पल दे सकते हो, रेजिन का एग्जाम्पल दे सकते हो, और वूल का एग्जाम्पल दे सकते हो। सेल्यूलोज होगा सर, हाँ सेल्यूलोज और ग्लूकोज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब लिख देना। रबर भी उसी में रखेंगे सर कि रबर? नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, रबर नहीं नेचुरल रबर, ठीक है, बढ़ा लीजिएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से सिंथेटिक पॉलीमर में चले आइए। तो सिंथेटिक में जितने भी ऊपर पढ़े हैं सब सिंथेटिक ही हैं, जो आपने देखा जैसे नाइलॉन, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। हाँ, तो वो तो बोलने वाली जरूरत ही नहीं है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ नाइलॉन, नाइलॉन 6,6, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया। अब बाकी आप लिख लीजिए, बढ़ा लीजिए, पॉलीथिन हो गया। माइक ऑफ कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं, आप परेशान ना होइए। पॉलीथिन, पीवीसी, बेकेलाइट, बेकेलाइट एंड सो ऑन। आप आगे समझदार हैं। जो मेलामाइन भी आता है सर। हाँ, मेलामाइन सब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक मैंने बोला सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं बताएंगे आप? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं, रायोन, पता? रायोन देखिए, नहीं रेयॉन नहीं है। सेमी सिंथेटिक ऐसा कह सकते हो कि जिसमें नेचुरल भी हो और सिंथेटिक। नाइट्रोसेलुलोज का एग्जांपल आपने सुना होगा, नाइट्रोसेलुलोज सुना है, गन कॉटन जिससे बनती है, नाइट्रोसेलुलोज है। एक एग्जांपल और बताओ, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। और रेयॉन नहीं है, रेयॉन तो नहीं। सर रियोन होगा उसमें ना, ये रियोन होगा इसमें, होगा? नेचुरल और सिंथेटिक दोनों। हाँ, हाँ, उसका दोनों को सोर्स मिला जो के है किया जाता है। वुड पल्प। वुड पल्प, और वहाँ पे एक और केमिकल मिलाया जाता है, रेयोन होगा। पढ़ाए हैं कल, आज ही पढ़ाए हैं। ठीक है, ठीक। और इसका एक एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट भी लिख लीजिएगा, सेलुलोज एसीटेट भी लिख लीजिए। और एक आपका नाइट्रो हो गया। उसके बाद एक रेयॉन भी हो गया, RYAN स्पेलिंग बताओ रेयॉन की, RAY। RAYON। ये स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही, चेक करना है इसे।
सर इसमें वोल्केनाइज्ड रबड़ भी हो सकता है ना? बल्कनाइज रबर नहीं, बल्कनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको हार्डनेस कर रहे हैं, वो कंसेप्ट होगा, लेकिन सेमी सिंथेटिक तो बोल सकते क्रॉस लिंकिंग। हैं। हाँ, क्रॉस लिंकिंग करते हैं इसके अंदर। चलिए ठीक, आप बढ़ा लीजिए, जो एग्जाम्पल आपको जरूरत लगे एग्जाम्पल बढ़ा लेना, परेशान नहीं होने की जरूरत है। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पर दे देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure। तो यहां पर सबसे पहले मैं पॉलीमर लिख दे रहा हूं और इनको डिवाइड कर देता हूं। तीन हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं, देखते हैं बढ़ेंगे घटेंगे तो देखे जाएगा। अब इसमें क्या है, नंबर 1 सबसे पहला हो जाएगा लीनियर पॉलीमर, सुना होगा, लीनियर पॉलीमर हो गया। हाँ सर। उसके बाद आपने ब्रांच चेन भी सुना होगा, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। उसके बाद आपने क्रॉस लिंक्ड भी सुना होगा, क्रॉस लिंक्ड, या फिर इसे क्या बोलते हैं पता है, बोलो, बोल रहे थे अभी। लीनियर में क्या होगा, इस तरीके से सिंपल चेन चलेगी, बीच में कहीं भी कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, ना बीच में कहीं कोई ब्रांच निकलेगी। दिस इज द लीनियर पॉलीमर, ऐसे बनाते हैं हम लोग। अब इसमें क्या हो, कार्बन जिगजैग मोशन में होंगे, इससे परेशान ना होइएगा, कार्बन हमेशा जिगजैग रहते हैं, लेकिन लीनियर का मतलब होता है कि बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है बनाने की, तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं ऐसे बने हो जाएं तो आप बोले नहीं सर ने गलत बता दिए। ब्रांच जो होते हैं उनमें खास बात ये होगी, होंगे तो वो भी इसी तरीके से, लेकिन उनकी कंडीशन है कि साथ में कहीं ना कहीं ब्रांच निकली होगी, कार्बन डिवाइड हो जाता है। जैसे कार्बन डिवाइड का मतलब इधर भी ब्रांच निकल गई, इधर भी निकल गई, इधर भी निकल गई, ये कार्बन है, ब्रांच का मतलब है कार्बन है, लेकिन ये ब्रांच आपस में कहीं जुड़ी नहीं दिखेंगी आपको, ये खास बात होती है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो ये मेरी कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में इस तरीके की कोई ब्रांचिंग पॉसिबल हो जाए, इस तरीके की ब्रांचिंग पॉसिबल हो जाए, ये ब्रांचिंग हो जाए, ये सब कहलाते हैं कौन से, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। लेकिन ये एक और जो चेन होगी वो दूसरी चेन में कनेक्टेड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉस लिंक में क्या होता है, इसको नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क अदर नेम। नेटवर्क इसे बोलेंगे क्रॉस लिंक को, अगर लगता हो, हाँ जहां सर, तक मुझे उसी याद है। इसको आप क्या करते हैं कि इसको मैंने जब ऐसे बनाया तो इसमें नेटवर्किंग कंडीशन बनेगी, ये आपस में एक से लिंक हो दूसरा जाएंगे। अटैच हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, जैसे बेकेलाइट बढ़िया भी बनाया, क्वालिटी आ जाता है। इसका मतलब है हार्डनेस बढ़ जाती है। जैसे बेकेलाइट कुकर हैंडल होते हैं, ये टूटने के बाद जो है दोबारा नए खरीदने ही पड़ेंगे, जुड़ते नहीं है, ये जुड़ते नहीं है। थर्मोसेटिंग में भी होते हैं ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल भी माने जाते हैं कि एक बार बन गए तो बन गए, अब ये दोबारा आप नहीं बना सकते हो, मतलब इनकी शेप को चेंज नहीं कर पाओगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कंडीशन है क्रॉस लिंकिंग की। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के कंडीशन में बढ़ते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर हार्डनेस होने के साथ साथ लाइफ ज्यादा भी होती है। जैसे आपने नोटिस किया हो कि खाना खाते हो, जब बारात वरात शादी में जाते हो और खाना खाते हो तो प्लेट धम्म से ऐसे फेंक देते हो खड़े से, है ना, गए खाना खाया और खड़े खड़े प्लेट फेंक दी, तरस नहीं खाया कि जिस थाली में खा रहे हो उसे थोड़ा झुक के डाले होते ना, वहीं से उठाई खड़े खड़े, बोले डाल दो इसी में डस्टबिन में, खट से फेंक दी, खट से, क्योंकि अपना तो गया नहीं, गया तो दूसरे का। तो वो लोग जानते हैं कि ऐसे लोग आएंगे बारात में खाना खाने, तो वो किसकी प्लेट बनाते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं, जिससे फेंकने पर टूटे ना, उसे बोलते हैं मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड। दयानंद साहू जी, अभी आप जो एग्जाम्पल बोल रहे थे उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि द क्रॉकरी, द पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, नीचे ऑप्शन दिया था, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें मेलामाइन आता है
और वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर ही माना जाता है। सर क्रॉस जो लिंक मेलामाइन में फायर ही रहता है ना, रेजिस्टेंस रहता है। जो मेलामाइन पॉलीमर होता है फायर रेजिस्टेंस भी रहता है शायद क्या? हाँ, फायर रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि अगर प्योर मेलामाइन है, अगर प्योर मेलामाइन है तभी फायर रेजिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो अनब्रेकेबल होगा। लेकिन फायर जो आपने देखा होगा, हमें लगता है देखा नहीं होगा आपने, जो फायर रेजिस्टेंट होगा वो नहीं देखा होगा। देखा है आपने कोई? सर जो फायर एक्सटिंग्विशर जो गाड़ी रहता है उसका पाइप उसी का नहीं रहता है, उसमें लेयर नहीं डाला नहीं, हुआ है। सवाल ही उसका फायर, आप ये बताइए कि फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको फायर से क्या मतलब, उसमें कौन सी आग निकल रही है? उसमें नहीं गैस वो निकल नहीं बोलना चाह रहे, जो दमकल जो गाड़ी रहता है उसका जो पाइप रहता है उसमें जो हाँ। ये पॉलिस्टर रहता है उसके ऊपर मेलामाइन का लेयर चढ़ाया हाँ, जाता है ताकि फायर, हाँ, उसका वो बात मान बोल रहे सकते हैं। हाँ, वो फायर फाइटर के जो ड्रेसेस होते हैं उसमें रहता है सर। हाँ, अब आए सही जगह पे। जो फायर फाइटर की ड्रेसेस रहती हैं उस पे कोटिंग रहती है, जिससे कि उनके अंदर जो है वो हीटिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा ना होने पाए, वो लोग हीट को टॉलरेट करने की पावर हो जाए उनके अंदर। ठीक है ना, ये चीज है, अंदर हीट ना पहुंचने पाए। चलिए ठीक है, मास्क अच्छी रहता बात। है, उसका ड्रेस रहता है, मास्क और ड्रेस लगा के वो फायर फायर में भी निकल जाता है कभी कभी। वेरी गुड, नाइस। देखिए अब इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो तरीके के और भी पॉलीमर्स हैं, तो यहाँ पर मैं दो तरीके के पॉलीमर्स और बताऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ लेते हैं एक एक करके। देखिए एक पॉलीमर आपने सुना होगा एडिशन, जो अभी बोल रहे थे आप, सूरज अभी बोल रहे थे कि सर ये इसका एग्जाम्पल है। एक पॉलीमर कौन सा हो गया? एडिशनल, और दूसरा हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। एक हमारे पास हो गया अच्छा एडिशन सर, और वो दूसरा हो पॉलीमर हम गया, लोग देख रहे थे, साइक्लिक पॉलीमर भी होता है क्या? हाँ साइक्लिक भी होते हैं। तो साइक्लिक में तो वही है, जैसे जो मेलामाइन वाला जो है वो साइक्लिक कैटेगरी का ही है, मेलामाइन साइक्लिक कैटेगरी का ही, ओपन चेन नहीं है। ठीक है ना, तो वो आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ एडिशन पॉलीमर्स, ये हो गया आपका एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो गया कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन। अब ये एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या डिफरेंस है आपको बता देता हूं। जहां पर मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करें या और साथ में कोई दूसरी यूनिट ना निकले, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर मोनोमर विदाउट रिलीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, कुछ निकलेगा नहीं, सब कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा बोलो? यहां होगा मोनोमर विथ यूनिट्स रिलीज ऑफ स्मॉल मोनोमर, स्मॉल यूनिट। मोनोमर यूनिट कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स विद रिलीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। मतलब सर एक में तो दोनों मिल के देगा कंपाउंड, और एक में दोनों मिल के कुछ नया मतलब कर देगा कुछ ऐसा। नहीं, इसमें सिंपल ऐड ही होंगे, जनरली मिलना ही है। उसमें मिलके वाटर निकल सकता है, इथेनॉल निकल सकता है, अमोनिया निकल सकती है। अमोनिया। मीन जब हाँ हाँ कंबाइन सर, करेंगे मतलब तो वही बोल सिंपल रहे हैं कि बनेगा। दोनों एक कंबाइन ऐड होगा तो एक ही प्रोडक्ट के टाइप का आएगा, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत साइड प्रोडक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पॉलीथीन बन सकता है, एग्जाम्पल ऐसे ही लिख रहा हूँ। पीवीसी एग्जाम्पल हो सकता है। अभी आपने देखा क्या था, स्टाइरीन, ब्यूना एस था, ब्यूना एस एग्जाम्पल था। एन। ब्यूना एन बन सकता है। टेफ्लॉन भी इसी के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल पे चले आइए। तो अभी आपने देखा नाइलॉन, नायलॉन सर 6 टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बनाने के रुक जाइए, नाइलॉन 6, नाइलॉन डेक्रॉन, डेक्रॉन हो गया। एंड और बताओ एक आध कोई। सर बोलो जल्दी। बैकलाइट भी इसमें आएगा। बेकेलाइट भी इसी में, ठीक है।
तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड किस में आएगा? ठीक है, यूरिया, वही यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इसी में बना लो, उसी से मेलामाइन रेजिन वाला भी है। चलो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड भी इसी में जाने दो। फिर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड होता है। वो यही सर बेकेलाइट इसको क्या सर बोलते ये हैं? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड सर एक ही साथ होता है क्या? इसी की यूनिट है यूरिया सर एक गिलिटल भी होता है सर। चलिए बाकी एग्जाम्पल इसमें और बढ़ाइएगा। ये हो गई कंडीशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब बताऊंगा और सबकी मोनोमर और पॉलीमर यूनिट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉलीमेराइज कराया, तो पॉलीमेराइज कराने पर क्या हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर ऐसे हो गया होल एन, ये पॉलीथिन बना। लेकिन एरो पे जो रहता है, आपने ऑर्गेनिक परऑक्साइड सुना होगा, ऑर्गेनिक परऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर OP में लिखे दे रहा हूँ, तो इसका रोल क्या है, कैसे चलती है मैकेनिज्म, वो समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले फ्री क्या रेडिकल होगा? मैकेनिज्म। हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। चलो नोट हेडिंग भी बना देता हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लिख देता हूँ हेडिंग। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे चलेगी, मैकेनिज्म कैसे चलेगी वो आप समझिए ध्यान से, हमें देखिए इसको। देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं RCOO ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड में ले लेता हूँ और करता क्या हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन इसे दे देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन इसे दे देता हूँ। सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करेंगे आप तो तुरंत ये फ्री रेडिकल 2 बना देगा, COO फ्री रेडिकल आपका बन गया। अब जैसे ये फ्री रेडिकल क्या होता है, तुरंत अपने में से CO2 निकाल के हमारे पास में R फ्री रेडिकल रह जाएगा, 2 R फ्री रेडिकल, और यहाँ से 2 CO2 निकल जाएंगे। बैलेंसिंग आप चेक कर लीजिएगा। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जो बीच वाला बना है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कहलाई चेन इनिशिएशन। स्टेप नंबर 1 है, इसको बोलते हैं चेन, बोलो यार, चेन इनिशिएशन स्टेप कहलाती है, चेन इनिशिएशन कहलाती। इसी बात से चेन अब आगे बढ़ेगी, प्रोपेगेट करेगी, तो यहाँ चेन प्रोपेगेशन होगा, चेन प्रोपेगेशन होगा। और चेन प्रोपेगेशन में ये जाएंगे। देखो क्या होता है, जब इंसान बर्बाद होता है तो दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, है ना। ये R फ्री रेडिकल गया, ये खट से इसकी मोनोमर को बताएगा कि देखो आओ, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, इधर मेरी तरफ घूम के आओ। तो इसका खट से एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का है वो इधर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कर दिया, खुद इससे जुड़ गए। चलो जुआ हमने भी खेला था, तुम भी खेल के अपने दूसरे को बिगाड़ेगा, एंड सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। एक स्टेप और लिखे दे रहा हूँ इसी में, CH2 फ्री रेडिकल हुआ, ये जाएगा, फिर इससे कहेगा देखो हम बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ो, इन्हें भी बिगाड़ देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी जय हिंद हो गए। तो यानी CH2 रेडिकल चेन बढ़ने लगी आगे। जब चेन बढ़ने लगी तो ओवरऑल अगर आप चाहो तो इसे होल एन करके भी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ इसका होल गया, आप 2 बार CH2 लिखना, इस बात का ध्यान रखना। जो यूनिट होल एन में डालोगे वो पूरी यूनिट डालना, केवल एक CH2 को होल एन में मत डाल देना, क्योंकि यूनिट बढ़ती है, पूरी बढ़ेगी तो यूनिट बढ़ेगी। इसके बाद थर्ड स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन हो जाती है, चेन टर्मिनेट कर जाएगी। अब जब चेन टर्मिनेट कर जाएगी, दिखा रहा हूं 2 चेन आपस में जैसे एक आमने से कंबाइन खट से कर जाए, तो अब आप चेन टर्मिनेशन कैसे कराओगे, बता सकते हो आप चेन टर्मिनेशन कैसे कराओगे, कंबाइन रेडिकल ज्वाइन करेगा। लिखो आप पर आपका CH2, यहाँ आपका CH2 फ्री रेडिकल हो गया। इस तरीके से यहाँ CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर आप R ले लीजिए, इसका होल N कर देना। ये दोनों कंबाइन करा
जैसे कंबाइन बन जाएगा, CHR हो जाएगा यहाँ पर। अब तो समझ गए होगे शायद। ये हो गया आपका यहाँ पर R हो गया, और यहाँ CH2 का होल N, CH2 ये वाले दो बना दिए। अब इधर के दो CH2, फिर यहाँ CH2 का होल N ले लेना, फिर यहाँ R, ये चेन टर्मिनेट कर जाती है। तो इस तरीके से हम पूरी मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। अब इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं कि जैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, ऐसे ही एक कैटायनिक मैकेनिज्म भी होती है, और कैटायनिक मैकेनिज्म के बाद में एक एनायनिक मैकेनिज्म भी होती है। ठीक है ना सूरज, जानकारी है आपको। इसके बाद एक होती है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है, किसी को आता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बताओ यार, हाँ ना जा बोल दिया करो। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है? यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी एसिड कैटलिस्ट एक प्रोटॉन को जनरेट करता है। तो यहाँ लिख देता हूं कि एसिड कैटलिस्ट, सूरज बोलो यार, कि पढ़ा था सर कभी नहीं पढ़ा था? एसिड कैटलिस्ट गिव्स which add to the carbon बॉन्ड। अब आप कैसे करेंगे देखो, प्रोटॉन कहाँ से जनरेट करोगे? सबसे पहले H2SO4 लिया इसमें मैंने, इसको तोड़ा, अब चाहे तो HS से भी ले सकते हो, कहीं से ले लो यार जहां से मन करे। H पॉजिटिव बना लेना, F नेगेटिव बना लेना, नहीं मन माने तो यहां से ले लेना। इनमें हमने आपको कैटेगरी लिखी, इनमें से कोई भी रिएक्शन संभव हो सकती है। और यहाँ पर आप BF3 और OH ऐसे करके ये ले लेना कंपाउंड, पॉसिबिलिटी हो सकती है सॉल्ट बना लेता। तो H पॉजिटिव जो है HBF4 बोल सकते हैं, HF के साथ कंबाइन करके बना लेना। तो आपको प्रोटॉन नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहा है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, और बीच बीच में लैग कर रहे हैं। आवाज तो कट ही रहा है। हम लोग में तो कम्प्लीटली नहीं आ रहा है। वीडियो भी बीच बीच में हो रहा है, शायद कट जा रहा सर की आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हेलो
सर लेफ्ट हो गए हम। आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए अब आवाज आ रही, देखिए आवाज बीच में कट गई थी। आवाज आ रही है सर। हाँ वो बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, स्क्रीन शेयर हाँ नहीं सर है आवाज सर। आ रही है सिग्नल कुछ लेकिन प्रॉब्लम स्क्रीन अभी नहीं आ रहा। स्क्रीन में पिछला लगता है कि नहीं आ रहा। सर वो जो सेकंड टाइप बता रहे थे वहीं से गड़बड़ हो गया था। हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो। सही है ना वॉइस? हाँ सर क्या आ ठीक रही है। है सर? आवाज तो आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर। और वीडियो बीच में रुक जाता है। चलिए एक बार एग्जिट करिए सब लोग, एक बार सब लोग एग्जिट करिए, एक बार एग्जिट करिए सब लोग। ओके सर। दोबारा रिपीट करके जोड़ता हूँ।